हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एलपी मॉडल को सॉल्व किया था यूजिंग सिंपलेक्स मेथड, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम था। इस लेक्चर में हम ऐसा एलपी मॉडल लेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम है और उसको सिंपलेक्स मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। आज इस प्रॉब्लम को हम सिंपलेक्स मेथड के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो आज का प्रॉब्लम फोर वेरिएबल प्रॉब्लम है। आपके सामने फोर डिसीजन वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3, x4 और थ्री कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आपका फोर वेरिएबल थ्री कंस्ट्रेंट्स के साथ हम प्रॉब्लम को सिंपलेक्स मेथड के जरिए सॉल्व करने लगे। तो जैसे आपको पता है, सबसे पहला स्टेप सिंपलेक्स मेथड का होता है कि आप अपने एलपी मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। यानी ये जो आपकी z है, इसमें सारे वेरिएबल्स को आप लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वल टू जीरो करते हैं और सारी इनइक्वालिटीज को आप इक्वालिटीज में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। ये आपके सामने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपने ये सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, तो ये बन जाएगा z माइनस 5x1 प्लस 4x2 माइनस 6x4 प्लस 8x4 और राइट साइड पे आपके जीरो आ जाएगा। इस सारे को इधर ले जाए, राइट हैंड साइड जीरो। और जहां तक कंस्ट्रेंट्स हैं, तो कंस्ट्रेंट्स को इक्वालिटीज में बदलने के लिए आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेस देन इक्वल कंस्ट्रेंट है, तो लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसको हम स्लैक वेरिएबल्स कहते हैं, ताकि वो इसकी लेस देन को कवर करे। तो आप इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया हमने s1। इसी तरह इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में इधर ऐड करेंगे एक वेरिएबल और s2 ऐड कर देंगे। और इसी तरह थर्ड कंस्ट्रेंट में हम S3 इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो ये थ्री वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाने में ये इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये लेस देन और इक्वल दोनों का बिहेवियर आपको नजर आ सकता है। अगर ये लेस देन है, तो ये वेरिएबल जो ऐड किया हुआ है ये उसको बैलेंस कर देगा। और अगर ये इक्वल है, तो उस केस में S1 आपका जीरो होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल में बता दिया गया था कि इसका पर्पस क्या होता है। तो आपका जब आपका एलपी मॉडल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, तो उसके नेक्स्ट स्टेप में आप उसका स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए, जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि हम बेसिक जो आपके डिसीजन वेरिएबल्स हैं, उनको जीरो एज्यूम कर लेते हैं, यानी उनको नॉन बेसिक वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू जीरो होती है। तो आपके, क्योंकि इस प्रॉब्लम में जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं फोर थे, x1, x2, x3, x4, तो फर्स्ट स्टेप में हम उनको नॉन बेसिक एज्यूम करेंगे, वो जीरोस होंगे। ये जब इस सिस्टम में हम अप्लाई करेंगे, इन वैल्यूज को हम प्लेस करेंगे, तो यहां से हमें स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन निकल आएगा। और स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन कैसे होगा? ये वेरिएबल्स अगर जीरो हो, आप इधर प्लेस कर दें जीरो वैल्यूज, तो आपके पास z की वैल्यू आएगी जीरो। और अगर आप x1, x2, x3, x4 को इधर जीरो प्लेस करेंगे, तो आपके पास एक बेसिक वेरिएबल आएगा s1 इक्वल टू 40। इसी तरह आप इन नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज सेकेंड इक्वालिटी में प्लेस करेंगे, तो आपके पास आएगा s2 इक्वल टू 8। इसी तरह थर्ड में आप अप्लाई करें तो s3 इक्वल टू 10। तो ये आपके पास स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। जैसे आपको पहले बताया गया था, नॉन बेसिक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू जीरो होती है। ये आपने शुरू में डिसीजन वेरिएबल्स को नॉन बेसिक एज्यूम कर लिया था, और इनको जब आपने इधर प्लेस किया, तो आपको बेसिक वेरिएबल्स मिले। और बेसिक वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू नॉन जीरो होती है। तो आपका स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। तो
जैसे ही आपके पास स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आए, तो अब हम इसको एक टेबल के अंदर प्लेस करके इस प्रॉब्लम को सिंपलेक्स मेथड के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है, स्टार्टिंग बेसिक। तो टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जैसे आपको पता है कि इस साइड पे जितने ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स हैं वो इधर प्लेस करेंगे। आपने देखा आपके पास 4 तो आपके डिसीजन वेरिएबल्स थे और 3 आपने इंट्रोड्यूस करवाया इक्वालिटी के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं आपके पास 7। आपको इधर प्लेस कर देंगे। और नेक्स्ट ये आपका बेसिक कॉलम है, तो इधर बेसिक का टाइटल दे दें। ये आपका सोल्यूशन कॉलम बनेगा। और अब आप इन वैल्यूज को इधर अपने इस स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को इधर प्लेस कर सकते हो। तो z इधर वैल्यू लिखें। सबसे पहले हम इनको प्लेस कर लेते हैं। तो ये है S1 इक्वल टू 40। S1 इधर बेसिक कॉलम में लेके आए और सोल्यूशन कॉलम में उसकी वैल्यू प्लेस कर दें। फिर S2 इक्वल टू 8। ये आपका S2 बेसिक कॉलम में 8 इधर प्लेस कर दें। S3 10। S3 इक्वल टू 10। अब आप z को देखें तो यहाँ पे z इक्वल टू 0 है। z इक्वल टू 0 ऐसे प्लेस कर दें, z इस कॉलम में और सोल्यूशन कॉलम में उसकी वैल्यू। अब इस साइड पे आप z इक्वेशन इधर प्लेस करोगे और z इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स आपको नजर आ रहे हैं। x1 का कोएफिशिएंट -5, x2 का 4, x3 -6, x4 8। ये कोएफिशिएंट्स आप उनके रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स के अंडर प्लेस कर दें। तो x1 के साथ -5 है, इधर -5 आ जाएगा। x2 के साथ कोएफिशिएंट 4 है, x2 के अंडर 4, फिर -6। तो ये सारी वैल्यूज आप इधर प्लेस कर सकते हैं। जहां तक S1, S2, S3 है वो इसमें मिसिंग है, उनके कोएफिशिएंट्स 0 एज्यूम करेंगे। तो z इस तरह से प्लेस कर दी। नेक्स्ट आपने ये इक्वालिटीज को इस सेक्शन के अंदर प्लेस करना है। तो जैसे ये S1 है, तो ये फर्स्ट इक्वालिटी को आप इधर प्लेस करोगे। इनके कोएफिशिएंट उसी तरह x1 के अंदर x1 का कोएफिशिएंट, x2 के अंदर x2 का कोएफिशिएंट और ये कोएफिशिएंट है 1। ये फर्स्ट इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। 1 2 2 4 1 जीरोस। तो ये आपकी वैल्यूज इधर आ जाएंगी। इसी तरह सेकंड जो आपकी इक्वालिटी इधर आएगी और सेकंड इक्वालिटी के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो है 2 -1 1 2। जो मिसिंग है वो 0 है, 1 0। तो ये कोएफिशिएंट्स आपके इस साइड पे आ जाएंगे। जो थर्ड है इसी तरह आप थर्ड को भी प्लेस कर सकते हो कि ये कोएफिशिएंट्स आपने इधर प्लेस कर दिए। तो ये आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्यूशन लाने के एलपी मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद उसका स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद आप इस सारे डेटा को टेबल में इस तरह से प्लेस करें। नेक्स्ट आपने एक चीज, एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। आपके बेसिक वेरिएबल्स इस सेक्शन में जो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, टोटल वेरिएबल्स तो आपके पास ये हैं 7। उनमें से ये जो 3 हैं जो इस सेक्शन में आपने लिखे हैं, ये बेसिक वेरिएबल्स होंगे। जो इसमें मिसिंग है वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे। तो आपने अगर देखना हो कि नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से हैं, इस सेक्शन में जो वेरिएबल्स मिसिंग है वो आपके नॉन बेसिक होंगे। तो आपने एक तो ये प्रॉपर्टी देखनी है, ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं इनके कॉलम्स में बेसिक वेरिएबल्स हैं S1 S2 S3। तो इनके कॉलम्स में S1 कॉलम S2 कॉलम S3 कॉलम में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। यानी S1 रो और S1 कॉलम में 1, ऊपर नीचे आपके ये जीरोस होने चाहिए। और जाहिर है ना सिर्फ ये इधर जीरोस होने चाहिए बल्कि इस S1 का जो कोएफिशिएंट Z में होगा वो भी 0 होना चाहिए, ये 0। इसी तरह ये S2 है, तो S2 रो और S2 कॉलम में 1 और ऊपर नीचे आप जीरोस प्लेस कर दें ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो डायगोनल आपको मिले। और इसी तरह S2 का 0 के अंदर जो कोएफिशिएंट होगा वो भी आपने 0 लेना है। इसी तरह S3 केस में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम बनेगा S3 रो S3 कॉलम 1 और ये 0। ये आपके पास इन बेसिक वेरिएबल्स के कॉलम्स में
कंस्ट्रेंट सेक्शन में, ये कंस्ट्रेंट सेक्शन है, कंस्ट्रेंट सेक्शन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, और दूसरा ये वेरिएबल्स जो बेसिक वेरिएबल्स हैं जी रो के अंदर, उसके कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, जीरोस। और जो इसमें मिसिंग वेरिएबल्स हैं उसको हमने नॉन बेसिक वेरिएबल्स का, और वो है x1 x2 x3 x4, इनके कोएफिशिएंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। तो ये प्रॉपर्टीज आपने साथ साथ इनको लेके जाने, तो आपके पास बेसिक वेरिएबल्स हैं s1 s2 s3, और नॉन बेसिक वेरिएबल जो इधर मिसिंग है वो है x1 x2 x3 x4। तो आपने जब स्टार्टिंग टेबल ले लिया, तो बस इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा एक नजर चेक कर लेना है, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जब आपका फर्स्ट स्टेप तो यही था कि आप अपने एलपी मॉडल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें, और वो हमने करने के बाद टेबल में प्लेस कर दिया, तो ये हमारा स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आपने देखना है कि क्या ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल भी है या नहीं, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। तो आपने देखना है ये ऑप्टिमल है या नहीं, और उसके लिए रूल होता है, ये जेड रो, जो जी रो है, ये बताती है कि आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं, और उसमें किन कोएफिशिएंट्स को आपने चेक करने, जो नॉन बेसिक के अंडर होंगे। तो इसमें ये बेसिक थे, तो नॉन बेसिक हैं x1 x2 x3 x4, इनके अंडर जो आपके कोएफिशिएंट्स हैं, तब सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा अगर ये सारे के सारे नेगेटिव हों। ये मैं मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के केस को बता रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखा था, उसका रूल डिफरेंट है। उसमें ऑप्टिमैलिटी अचीव होती है जब सारे के सारे ये नॉन बेसिक के अंदर जो कोएफिशिएंट्स हैं जेड रो के अंदर, वो अगर पॉजिटिव हैं, तो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल होता है। जबकि मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये रूल इस तरह से होगा कि आपके नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंदर जो कोएफिशिएंट्स हैं, जाहिर है वो नॉन जीरो होते हैं, नॉन जीरो तो है ही, लेकिन वो सारे के सारे अगर नेगेटिव हैं, तो सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, अदरवाइज नहीं। तो ये जो सॉल्यूशन था S1 S2 S3 की ये वैल्यूज, तो ये ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि ये दो वैल्यूज, ये दो वैल्यूज नेगेटिव साइन के साथ नहीं है, पॉजिटिव है। तो ऑप्टिमैलिटी मैक्स मिनिमाइजेशन केस में क्या होती है, ये सारे कोएफिशिएंट्स आपके अगर नेगेटिव हैं, तो ऑप्टिमल है। इसमें हमने देखा दो वैल्यूज नेगेटिव नहीं है, इट मींस सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल नहीं है। तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होता, तो आप एंटरिंग वेरिएबल का डिसीजन लेते हो, और एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होता है, ये जो पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स हैं पॉजिटिव साइन के साथ, इनमें जो मोस्ट पॉजिटिव है वो एंटरिंग वेरिएबल होता है। ये आपको केस बताया जा रहा है मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के केस में। तो प्रीवियस लेक्चर में मैक्सिमाइजेशन में रूल था, जो मोस्ट नेगेटिव है वो आपका एंटरिंग वेरिएबल होता है। तो ये मिनिमाइजेशन केस है, तो मिनिमाइजेशन में एंटरिंग वेरिएबल होता है जो मोस्ट पॉजिटिव होगा। तो इसमें ये मोस्ट पॉजिटिव, ये 4 है, ये 8 है, तो मोस्ट पॉजिटिव होगा 8 वाला। तो इट मींस ये जो कोएफिशिएंट मोस्ट पॉजिटिव है, ये जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो एंटरिंग वेरिएबल होगा। तो आप इस केस में ये एंटरिंग वेरिएबल है, और ये एंटरिंग कॉलम या पिवटल कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, और आप इस एंटरिंग वेरिएबल को आपने इस बेसिस सेक्शन में लेके आने, और जाहिर है जब इसने इधर एंटर होना है, तो किसी वेरिएबल ने लीव होना है। तो जैसे ही एंटरिंग का डिसीजन हो जाए, तो नेक्स्ट डिसीजन हमारा होता है आपने लिविंग वेरिएबल को डिसाइड करना है। और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था, सेम वही प्रोसीजर है आपका, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो या मिनिमाइजेशन, लिविंग वेरिएबल के लिए एक ही रूल है, और वो है आपने रेशो कैलकुलेट करनी है। और रेशो क्या होती है, सोल्यूशन कॉलम को डिवाइड करना है इस पिवटल कॉलम से, उनकी एंट्रीज को। तो इट मींस यहाँ 40 है, 40 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ 10, 8 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ 4, 10 को डिवाइड करेंगे -1 के साथ -1। तो एंटरिंग लिविंग वेरिएबल के लिए जैसे आपको पता है कि आप रेशो कैलकुलेट करते हो,
और उसमें अगर कोई रेशियो नेगेटिव आए या इंफिनिटी आए, उसको इग्नोर कर देते हो, और जो रिमेनिंग रेशियोज हैं उनमें से मिनिमम रेशियो को आप लिविंग रो के तौर पे यूज करते हो। तो इसमें ये रेशियो 10 है इस रो में, और ये रेशियो 4 है, तो इसमें मिनिमम रेशियो हमारी होगी 4 वाली रेशियो के साथ। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो रो, पिवटल रो, ये पिवटल रो डिक्लेयर होगी, और इसके अगेंस्ट जो वेरिएबल है S2, ये लीव करेगा, ये लिविंग वेरिएबल होगा। तो एंटरिंग वेरिएबल का डिसीजन लिया था, z इक्वेशन में मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट वाला वेरिएबल। और लिविंग के लिए हमने क्या डिसाइड, किस तरह से डिसीजन लिया, जो पहले रेशियो कैलकुलेट की, और रेशियो होती है सोल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय पिवटल कॉलम, और फिर हमने जो उसमें मिनिमम रेशियो थी उस रो को सिलेक्ट किया लिविंग रो के लिए, और उसके साथ जो एसोसिएटेड वेरिएबल है वो आपका लीव कर जाएगा। अब नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर S2 लीव कर जाएगा और इसकी जगह X2 लेगा, तो ये X4, तो ये गलती से लिखा गया, तो ये X4 एंटर होगा और S2 लीव होगा। एक चीज और आपने ख्याल रखना है कि जो पिवटल कॉलम और पिवटल रो होती है उसके साथ जो इंटरसेक्शन वाला जो एलिमेंट होता है, इसको हम पिवट एलिमेंट कहेंगे। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में S1 और S3 तो सेम, S3 सेम वही रहेंगे, सिर्फ S2 लीव हो जाएगा और उसके लिए एंटर होगा X4। तो आप, ये X4 एंटर हो गया, ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो के तौर पे प्लेस, बाकी आपके S1 और S3 उसी तरह रहेंगे, और Z आपका सेम उसी तरह प्लेस कर दें। अब आपने जो ये कैलकुलेशन करनी है, तो ख्याल रखिएगा, ये X4 जो एंटर हुआ है, तो आपने इस साइड पे आइडेंटिटी कॉलम, ये मैंने आपसे प्रीवियसली कहा था कि S1 S2 S3 इन कॉलम्स के अंदर अंडर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो जाहिर है अब S1 X4 और S3 हैं, तो इनके कॉलम के अंडर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए इस सेक्शन के अंदर। तो आप सिर्फ एक चीज देखें कि सिर्फ X1 X4 जो एंटर हुआ है, इसको मैंने रेड कलर में शो किया है, तो ये जो एंटर हुआ है इसके, ये X4 रो और X4 कॉलम, इधर आपने 1 लेके आने हैं, और ऊपर और नीचे जीरोस होंगे। तो आप देख लें S1 जो जब हमने चेक किया था, तो S1 रो और S1 कॉलम में 1 था और नीचे जीरोस, S2 रो और S2 कॉलम में 1 था और जीरोस, S3 में 1 था और जीरो। सेम जो एंटरिंग वेरिएबल है, सबसे पहले इस रो को आपने कैलकुलेट करना है। जब इसको कैलकुलेट करना है, और इसके लिए जो हमें इंडिकेशन मिलेगी, जो हमें गाइडलाइन मिलेगी, वो ये है कि सबसे पहले हम मेंटेन करेंगे कि X4 रो और X4 कॉलम में 1 आना चाहिए और ऊपर नीचे जीरोस। तो इसको अगर हम मेंटेन करेंगे, तो ये सारा कॉलम इसी रेफरेंस से ये सारी आइट्रेशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब आपने इस साइड पे 1 लेके आना है, उसके लिए हमें रो ऑपरेशन लेना पड़ेगा, और जैसे मैंने आपको बताया, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये रो हमारी न्यू पिवट रो डिक्लेयर होगी। तो फार्मूला होता है कि अगर आप रो ऑपरेशन, ये आपकी ओल्ड पिवट है, अगर ओल्ड पिवट को आप इधर लेके आना चाह रहे हो 1, इस इस पूरी रो को इधर इससे 2 से डिवाइड करें तो इधर 1 आ जाएगा। तो जाहिर है आप एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, अगर ऑपरेशन करना होगा तो वो 2 से डिवाइड पूरी की पूरी रो को करना होगा। तो इसलिए न्यू पिवट रो का फॉर्मूला होगा ओल्ड पिवट रो या करंट पिवट रो डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट। तो ये आपकी रो पिवट, न्यू पिवट रो कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप न्यू पिवट रो कैलकुलेट करना चाह रहे हो, आपके पास न्यू पिवट रो है ये X4 वाली, करंट पिवट रो है आपकी करंट यानी ओल्ड प्रीवियस आइट्रेशन में जो है, और पिवट एलिमेंट आपके पास है 2। तो इस रो को इससे डिवाइड कर दें, जो रिजल्ट आएगा वो आपका न्यू पिवट रो में आ जाएगा। तो इस रो को इधर करंट रो में प्लेस कर दें, ये आपकी रो 2 -1 1 2 0 1 0, ये आपकी ये रो आ गई, डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट ये 2 है, तो डिवाइड कर देंगे
ये टू हर एंट्री के साथ 2 डिवाइड बाई 2 1, -1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइडेड बाई 2 2 डिवाइड बाई 2, जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास ये आएगा। आपने हर एलिमेंट को इस 2 से डिवाइड किया तो ये रो आ जाएगी। तो ये आपकी न्यू पिवट रो आएगी, इस प्लेस पे इधर प्लेस की जाएगी। तो देखें, ये 1 मेंटेन करने के लिए ही ये फॉर्मूला आपने रो ऑपरेशन लगाया था। ये आपका इधर 1 आ चुका है। अब आपने ये इधर भी आपका 0 आना चाहिए, इधर 0 आना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉलम होता है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी होनी चाहिए, क्योंकि सेकंड कॉलम बनता है। तो सेकंड कॉलम करें, पहला कॉलम S1 ऑटोमेटिकली इधर कैलकुलेट हो जाएगा। आप सिर्फ एंटरिंग कॉलम को ही मेंटेन करते हैं, x4 x4 1, और वो रो ऑपरेशन के लिए आप 1 लेके आए। अब आपने यहाँ और यहाँ जीरोस लेके आना है ताकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम बन जाए। और आपने, क्योंकि ये जो x4 होता है बेसिक वेरिएबल है, तो z इक्वेशन में इसका कोएफिशिएंट भी 0 होना चाहिए। तो ये भी आप 0 मेंटेन करोगे। अब आपको इधर 0 चाहिए, इधर 0 चाहिए और ये 0 चाहिए। तो जाहिर है इन थ्री, इस रो में जीरोस ही हैं, तो आपको सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं रो ऑपरेशन का। और रो ऑपरेशन के लिए सबसे हम पहले कैलकुलेट करेंगे 0। तो 0 कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, इधर 0 लेके आना है। तो आपके पास न्यू 0 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसमें करंट 0 और पिवट रो को यूज करते हुए आप कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 आपका रेफरेंस पॉइंट है। आप आसानी से देख सकते हो कि ये जी कैसे आएगा। अब इस 0 में ये 8 है, 8 को अगर, ये करंट जी में 8 है, इस 8 को अगर आप पिवट रो के इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका ये 0 आ जाएगा। तो आप असल में फॉर्मूला आपका बनेगा न्यू 0, जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, न्यू 0, और इसमें क्या करेंगे, करंट 0 माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट। पिवट कॉलम कोएफिशिएंट किसका है, जी का। ये 0 में ये पिवट कॉलम है और कोएफिशिएंट है ये 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। न्यू पिवट रो, ये आपकी ये रो बन जाएगी। तो इनको प्लेस करते हैं। ये मैं जरा आपको पॉइंट आउट कर दूं, करंट जी आपकी ये है, पिवट आपका कोएफिशिएंट ये है, और न्यू पिवट रो आपकी ये है। तो इनको इधर प्लेस कर देते हैं। ये आपकी करंट 0, ये वाली रो आप इधर प्लेस कर दें, माइनस ये माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, यानी जी के बारे में बात हो रही है तो जी का पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, जी का पिवट कॉलम कोएफिशिएंट 8 है, 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट रो। तो न्यू पिवट रो ये वाली है, ये इधर प्लेस कर दें। आगे आपने जस्ट इस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर एलिमेंट बाय एलिमेंट इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिएगा, मैं पहला एलिमेंट ये -5 है, ये -8 इसके साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिंप्लीफाई करना है। तो ये -5 -8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, -8, तो -5 -8 ये हो जाएगा -13। अब सेकंड एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे आप 4, और इधर सेकंड है -1/2, 4 -8 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, तो ये साइन प्लस, और ये क्रॉस होके 4 रह जाएगा। तो 4 + 4 8, इसी तरह -6 -8, ये थर्ड एलिमेंट है। इधर भी हम थर्ड एलिमेंट के साथ बात करेंगे, -1/2 मीन -4, तो -6 -4 -10, ये फोर्थ एलिमेंट 8, इधर फोर्थ एलिमेंट है 1, तो ये 8 -8, इसके साथ 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 -8 0। और यही वो एलिमेंट था, यही वो एलिमेंट था जिसके जरिए आपने ये फॉर्मूला बनाया था। तो 8 -8 0, इसी तरह इस एलिमेंट को 0 माइनस ये 0 आ जाएगा, 0 -1/2,
यानी सॉरी -8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, -4 आ जाएगा। 0 सेकंड लास्ट, और सेकंड लास्ट 0 है, तो ये -8 मल्टीप्लाई होके ये भी 0 आ जाएगा। 0 -8 4, तो -8 4 24, 8 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय 4 -32। तो आपने जस्ट इस -8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई करके ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इधर आप इसको 0 में प्लेस कर दो। नेक्स्ट आपने S1 रो कैलकुलेट करनी है। यहाँ भी रेफरेंस पॉइंट ये 0 होगा, और 0 के लिए उसी तरह आपका फॉर्मूला क्या होगा, ये करंट S1 रो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ओल्ड S1 रो और पिवटल रो, इन दो के साथ ऑपरेशन बनाएंगे, और वो ऑपरेशन क्या होगा, ये 1 रेफरेंस के तौर पे S1, ये जो 4 है, इस 4 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 4, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 आ जाएगा आपका इधर। तो इसके लिए वही फॉर्मूला होगा कि आप न्यू S1 रो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो करंट S1 रो माइनस इट्स पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, वो बनेगा 4, न्यू पिवट, ये न्यू पिवट रो। तो आपके पास करंट रो कौन सी है, S1, जो ओल्ड है उसको हम करंट रो कहते हैं S1, माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट किसका है, S1 रो, और S1 रो ये है, और पिवट कॉलम में उसका जो कोएफिशिएंट बनता है वो 4 है, तो वो इधर आ जाएगा, और ये डिवाइड बाय न्यू पिवट रो। इसको देखें, ये पिवट कॉलम कोएफिशिएंट है, ये न्यू पिवट रो। आपने करंट S1 रो इधर प्लेस कर दी, माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट 4 इधर प्लेस कर दिया, और न्यू पिवट रो, ये पिवट रो उठा के इधर प्लेस कर दी। अब उसी तरह इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको 1 -4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये बन जाएगा -4, 1 -4 -3 आ गया। अब 2, ये सेकंड एंट्री है, सेकंड ये वैल्यू है, तो -4 -1/2 उनको मल्टीप्लाई कर दी तो +2, तो 2 + 2 4। तो सेम उसी तरह इस थर्ड एलिमेंट को इस थर्ड एलिमेंट के साथ आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो ये बन जाएगा 2 -4 into 1 4, 2, ये 0 आ जाएगा। देखिए, मैं 2 -4 into 1/2, तो ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल, और 2 से 2 जाके 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 माइनस इस 4 को, ये फोर्थ एलिमेंट है, तो इधर से फोर्थ एलिमेंट बनेगा ये, तो -4 आ जाएगा। 4 4 -4 0। इसी तरह 1 2 3 4 5, फिफ्थ एलिमेंट 1, और इधर फिफ्थ एलिमेंट 1 2 3 4 0, तो 1 -4 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 ही रहेगा, और आपके पास इधर 1 आ जाएगा। इसी तरह इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करके ये भी कैलकुलेट हो सकती है, ये भी हो जाएगी। आप आसानी से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास S1 रो, न्यू S1 मीन ये न्यू S1 है, इसको इधर प्लेस कर दें। तो सिमिलर वे में हम S3 भी देख सकते हैं, और S3 आपने इधर 0 लेके आना है, तो वही S3 में कोएफिशिएंट है -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इधर 0 आ जाएगा। तो आपका फार्मूला वही, न्यू S3 रो आपकी ये है, करंट S3 यानी प्रीवियस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट किसका, S3 रो का, तो S3, और ये पिवट कॉलम, तो S3 में पिवट कॉलम कोएफिशिएंट बनेगा -1, तो ये इधर आ जाएगा, ये पिवट कॉलम कोएफिशिएंट। और न्यू पिवट रो, ये न्यू पिवट रो थी आपकी, और अब आप इन वैल्यूज को इधर प्लेस कर दें, S3 करंट को इधर प्लेस कर दें, और पिवट कोएफिशिएंट को आप इधर प्लेस कर दें, और ये पिवट रो आप इधर प्लेस कर दें, ये आपकी न्यू पिवट रो है। तो करंट S3 पिवट एलिमेंट, और ये मिलके आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। उसी तरह आपका ये 4 है, तो ये -1 +1 हो जाएगा।
इट मीन इन सारी एंट्रीज को ऐड करना है। 4 प्लस 1 5 माइनस 2 प्लस 1/2। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आंसर ले सकते हैं -1/2। 1 प्लस 1 1/2 3/2। इसी तरह आप 1/1 एंट्रीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, आप जस्ट इनकी कैलकुलेशन को ही परफॉर्म करना है। तो आपके पास S3 रो आ जाएगी, तो इसको आप इधर प्लेस कर दें। तो ये देखें, आपके पास नेक्स्ट आइट्रेशन कैलकुलेट हो गई। इस कैलकुलेशन में फिर आपने नेक्स्ट ऑप्टिमैलिटी चेक करने से पहले देखना है कि क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीट हो रही है। वो क्या था? अब आपके प्रीवियस में तो बेसिक वेरिएबल से S1 S2 S3। अब बेसिक सेक्शन में S2 लीव हो गया, यानी नॉन बेसिक बन गया, और इसकी जगह X4 ने ले ली। तो इस मींस न्यू बेसिक वेरिएबल्स होंगे S1 X4 S3। और आपके नॉन बेसिक कौन से होंगे? जो इसमें मिसिंग है। और उसमें नॉन बेसिक होंगे X1 X2 X3 X4 इधर आ गया, ये नॉन बेसिक नहीं होगा। S1 भी इधर मौजूद है, तो ये भी नॉन बेसिक नहीं होगा। S2 मिसिंग है, ये तो नॉन बेसिक बन जाएंगे। जो इसमें मिसिंग है X1 X2 X3, जो लीव कर गया था S2। तो आप अगर देखें, ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, इनके अंडर, यानी S1 के अंडर, ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0, S1 S1 1 और नीचे जीरोस। X4 कॉलम के अंदर ये बेसिक वेरिएबल है, X4 ये कॉलम है, X4 X4 1, ऊपर नीचे आपके जीरोस मिल रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। S3 जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में आपने इसको देखना है। S3 रो, S3 कॉलम 1 और ऊपर जीरोस। तो इसकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो शफल्ड फॉर्म में स्कैटर्ड है। S1 पहला है, तो S1 1 0 0। X4 सेकंड है, X4 अपनी जगह उसके पीछे है, लेकिन आपने सिर्फ देखना है इनको सेकंड है, तो सेकंड कॉलम में ये मिडिल में 1 होता है, ऊपर नीचे जीरोस। S3 थर्ड है, तो थर्ड कॉलम में लास्ट पे 1 होता है और ऊपर जीरोस होते हैं। तो आप बेसिक वेरिएबल्स उसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मीट कर रहे हैं। S1 1 0 0, X4 0 1 0, S3 0 0 1। इस ऑर्डर के हिसाब से आप उस कॉलम को रीड करना है। एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीट कर रही है, दूसरी प्रॉपर्टी थी कि इन बेसिक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट z में जीरोस होते हैं। S1 का कोएफिशिएंट 0, X4 के अंदर 0, S3 0, ये कंडीशन भी मीट हो रही है। और जो इसमें मिसिंग वेरिएबल्स है नॉन बेसिक, उधर जो एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए। X1 मिसिंग है, नॉन जीरो। X2 मिसिंग है इसमें, नॉन जीरो। X3 भी मिसिंग है इसमें, नॉन जीरो। और S2 मिसिंग है, नॉन जीरो। तो आप देखें, नॉन जीरो वेरिएबल्स में, सॉरी, नॉन बेसिक वेरिएबल्स के अंदर नॉन जीरो कोएफिशिएंट्स हैं। नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, और ये नॉन बेसिक था, नॉन जीरो। और जो बेसिक थे ये जीरोस हैं। तो बेसिक वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट हैं वो जीरोस, और नॉन बेसिक के नॉन जीरो। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी तो मेंटेन हो रही है। अब आप ऑप्टिमैलिटी का टेस्ट दोबारा से उसी तरह आप चेक करने, क्या ये जो नया सोल्यूशन आपका मिला है जिसमें S1 24 है, X4 4 है और S3 14 है, क्या ये ऑप्टिमल है या नहीं? सेम उसी तरह Z इक्वेशन को देखना, ऑप्टिमम सोल्यूशन है या नहीं। Z को देखें, हमारा रूल था नॉन बेसिक वेरिएबल्स के जो अंडर कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होने चाहिए, तब ऑप्टिमल होगा। तो आप देखें, ये नॉन बेसिक था, नेगेटिव है, यस, ठीक है। X2 8 प्लस, तो इसने बता दिया कि सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। क्यों? नॉन बेसिक वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है ये सारे नेगेटिव होने चाहिए। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, नॉन बेसिक के अंडर देख रहा हूं।
लेकिन ये नॉन बेसिक के अंदर पॉजिटिव कोएफिशिएंट है। इट मींस ये अभी भी ये सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। तो जब ऑप्टिमल नहीं होता तो अगेन पहले एंटरिंग वेरिएबल का डिसाइड करेंगे, फिर लिविंग वेरिएबल का डिसाइड करेंगे, फिर नई कैलकुलेशन करेंगे। तो एंटरिंग वेरिएबल का डिसाइड करते हैं। एंटरिंग वेरिएबल मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन केस है, तो मोस्ट पॉजिटिव एंटरिंग होगा। तो इसमें एक ही पॉजिटिव एंट्री है 8, वही मोस्ट पॉजिटिव बन जाएगी। ये आपका एंटरिंग वेरिएबल होगा। तो इसमें x2 एंटर होगा, x2 एंटर्स, और ये आपका एंटरिंग कॉलम बन जाएगा। तो आपका एंटरिंग वेरिएबल का डिसीजन z रो में मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट वाला वेरिएबल आपका एंटरिंग वेरिएबल होता है। अब लिविंग के लिए डिसाइड करेंगे, उसमें हमने रेशियो कैलकुलेट करनी होती है। और रेशियो किसकी? सॉल्यूशन कॉलम, और ये जो पिवटल कॉलम न्यू आपका बने। तो पिवटल इन एंट्रीज को डिवाइड करके आप रेशियो करते हो। तो इस वक्त रेशियो होगी 24 डिवाइडेड बाय 4, 6। 4 को डिवाइड करेंगे आप -1/2 के साथ, ये नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव इग्नोर करते हैं, मैंने कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं महसूस की। 14 डिवाइड बाय -5/2, ये भी आपकी नेगेटिव रेशियो आ जाएगी। तो नेगेटिव को इग्नोर करते हैं, एक ही एंट्री है, यही मिनिमम रेशियो के तौर पे ट्रीट होगी। तो आपकी जो लिविंग रो होगी वो ये बन जाएगी मिनिमम रेशियो वाली, ये आपकी लिविंग रो। और इससे जो एसोसिएटेड वेरिएबल है ये आपका लिविंग वेरिएबल बन जाएगा, S1 लीव्स। तो मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट था x2 एंटर वेरिएबल, x2 एंटर्स, और रेशियो कैलकुलेट करने में मिनिमम रेशियो वाला वेरिएबल जो S1 है ये लीव्स, लीव करेगा। तो अब आप एंटरिंग का डिसीजन ले चुके हो, लिविंग का डिसीजन ले चुके हो। जस्ट अगली आइट्रेशन में आपने S1 को हटा देना है और इसकी जगह लेनी है x2 ने। तो उसी तरह आप नेक्स्ट कॉलम में, ये नेक्स्ट आइट्रेशन में आप S1 की जगह आपने x2 लिख लिया, और ये x4 और S3 उसी तरह आएंगे। और इसी तरह z, z को आप साथ उसी तरह लेके जा रहे हैं। सिर्फ एक चेंज आ रही है कि जो लीव होगा उसकी जगह पे एंटरिंग वेरिएबल लेना है। तो x2 एंटर हो रहा था, S1 लीव हो रहा था। तो S1 की जगह पे x2 आपने वेरिएबल एंटर कर दिया। और जैसे आपको प्रीवियस ये स्लाइड में इस आइट्रेशन में भी हमने किया था कि हमने x2 जो एंटर हुआ है उस कॉलम के अंडर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो मैकेनिज्म बनाना है। तो इट मींस आपकी ये जो न्यू पिवटल रो है, आपको इधर 1 चाहिए, x2 रो और x2 कॉलम में 1 हो, और बाकी आपके जीरोस होने चाहिए। इसी तरह x2 बेसिक है, इसका z में कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0। तो ये आइडेंटिटी कॉलम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, इसलिए x2 रो और x2 कॉलम में इधर 1 आएगा, और इधर आपने जीरोस मेंटेन करना है। और बेसिक वेरिएबल है x2, तो बेसिक वेरिएबल को कोएफिशिएंट में 0 होता है, वो आपने इधर 0 लेके आना है। तो यही जो इंफॉर्मेशन अभी है कि ये होनी चाहिए, यही आपको गाइड करेगी कि नेक्स्ट आपका ये आइट्रेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप इसको लेंगे। तो अब मैं फॉर्मूला वाइज वो आपको पहले से बता दिया गया है, प्रीवियस आइट्रेशन को कैलकुलेट करते हुए। तो सेम उसको डायरेक्ट रिजल्ट लिखने लगा हूं, सिर्फ उसको देख लेते हैं। ये आपने इधर 1 लेके आना है, ये न्यू पिवट रो। और मैंने कहा था पिवट रो होती है ओल्ड पिवट रो डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट। तो ये ओल्ड करंट पिवट रो है या ओल्ड पिवट रो, और इसमें पिवट एलिमेंट 4 है। इस पूरी रो को 4 से डिवाइड कर दें तो आपका इधर 1 आ जाएगा। तो पूरी रो कैलकुलेट करके आपने ये इधर प्लेस कर दी, ये आपका 1 आ गया। नेक्स्ट आप z को कैलकुलेट करोगे, और इसके लिए जो ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन क्या है? इधर 0 लेके आने हैं, z रो और करंट z रो, ये सॉरी इस आपकी ये न्यू z है। तो प्रीवियस आइट्रेशन में ये आइट्रेटिव मेथड है, तो इस वक्त करंट आपकी 0 ये है। तो करंट 0 और न्यू पिवट को के साथ आपने रो ऑपरेशन करके ये न्यू z कैलकुलेट कर लेनी है। तो वही था करंट 0 माइनस ये करंट 0 माइनस इट्स पिवट कॉलम कोएफिशिएंट 8 मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट रो। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इस रिकॉर्डिंग को दोबारा, इस साइटेशन को जब कैलकुलेट किया गया है दोबारा चेक कर लीजिएगा।
x4 रो कैलकुलेट करनी है, 0 लेके आने हैं, तो ये न्यू x4 रो फॉर्मूला होगा करंट एस x4 रो माइनस इट्स पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, वो होगा -1/2 मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट रो। इस फॉर्मूले से आपके पास ये रो कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपने S3 रो कैलकुलेट करनी है, तो इसका फॉर्मूला होगा न्यू S3 कैलकुलेट करनी है, तो न्यू S3 रो इक्वल टू करंट S3 रो माइनस इट्स पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, S3 का पिवट कॉलम कोएफिशिएंट -1/5/2 है, और मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट रो। ये मैंने जो रेड कलर में x2 लिखा है, ये न्यू पिवट रो है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो जिस तरह से ये आइट्रेशन सॉल्व की थी, उसी तरह आपने ये आइट्रेशन सॉल्व कर ली। डिटेल इसमें बता दी गई है, इसलिए इधर जरूरी नहीं समझा। अब जब आप आइट्रेशन आप कैलकुलेट कर लेते हो, तो फिर आप देखते हो कि क्या आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। तो ऑप्टिमलिटी हम जी रो के अंदर चेक करते हैं। तो उसी तरह इस वक्त न्यू बेसिक वेरिएबल्स आपके ये हैं, और इन वेरिएबल्स के अंदर जी में जीरोस होंगे। देखें x2 के अंदर जीरोस, x4 x4 के अंदर जीरो, S3 S3 जीरो, और जो दूसरे नॉन बेसिक है उनके अंदर आपके नेगेटिव कोएफिशिएंट्स होने चाहिए। तो आप जरा देखें जेड रो को, -7 -10 -2, तो आपके सारे के सारे जो वैल्यूज हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, वो नेगेटिव है। कोई भी इसके अंदर पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स नहीं है। आपके इस रो में या तो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं या जीरोस होती हैं। तो आपने नेगेटिव, अगर सारी की सारी नेगेटिव आ जाए, तो इट मींस सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल है। तो इस केस में आप देखें, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, जीरोस हैं या सारी नेगेटिव है। तो नेगेटिव के साथ आप कह सकते हैं ये सॉल्यूशन आपकी ऑप्टिमलिटी अचीव होगी। ऑप्टिमलिटी के लिए रूल ही यही था कि अगर आपकी जेड इक्वेशन में नॉन बेसिक वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे नेगेटिव आ जाए, तो आपका वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा। इस पर्टिकुलर केस में एक S2 भी नॉन बेसिक है और वो S2 जीरो आ रहा है, ये एक स्पेशल केस को इंडिकेट कर रहा है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इस चीज को एड्रेस कर लेंगे। बहरहाल इसमें पॉजिटिव साइन के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इट मींस ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। जब सॉल्यूशन ऑप्टिमल है तो उसको रीड कैसे करना है, तो ये वेरिएबल्स होते हैं बेसिक वेरिएबल्स, इनकी वैल्यूज इधर पड़ी हुई है, यही आपका सॉल्यूशन है। तो आप इसको लेंगे, आप स्टॉप कर देंगे क्योंकि आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, और इसको रीड इस तरह से करेंगे x2 इक्वल टू 6, x4 इक्वल टू 7, और सिर्फ आपने इन दो वेरिएबल्स को सॉल्यूशन का पार्ट कहा है, बाकी S3 को आपने नहीं लिया। आप देखिए आपके डिसीजन वेरिएबल्स थे, ये 4 वेरिएबल प्रॉब्लम था, x1 x2 x3 x4। तो आपके सॉल्यूशन कॉलम में x2 है 6, ये आपने इधर वैल्यू लिख दी। x4 आपका है 7, ये आपने इधर लिख दिया। दूसरे जो वेरिएबल्स हैं x1 और x2, जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, वो इस सेक्शन में नहीं आए, इट मींस उनकी वैल्यू जीरो है। तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक्चुअली बनेगा x1 इक्वल टू जीरो, क्योंकि इधर मिसिंग है, जो मिसिंग होते हैं उनकी वैल्यू वो जीरो लेते हैं हम। तो वो होगा x1 इक्वल टू जीरो, x2 आपके पास ये आ रहा है 6, x3 मिसिंग है तो x3 इसमें जीरो होगा, और x4 आपके पास आ रहा है 7। ये आपकी स्लैक अमाउंट थी, इसको सोल्यूशन का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं, लिख भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 के 7 वेरिएबल्स को इधर लिखा जा सकता है। मसलन कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, x1 जीरो, इधर नहीं है इसलिए x1 जीरो, x2 मौजूद है ये 6, x3 नहीं है तो उसकी जगह x3 जीरो लिख दें, x4 मौजूद है और उसकी वैल्यू 7 है, ये आपने लिख दिया। S1 मिसिंग जीरो, S3 S2 मिसिंग जीरो, और S3 की वैल्यू आपने ये 29 इधर लिख सकते थे, S3 इक्वल टू जीरो। बहरहाल आपका कंसर्न डिसीजन वेरिएबल्स के साथ है, वो डिसीजन वेरिएबल जिनकी वैल्यूज इधर आपको दी गई है, बाकी जीरोस हैं। तो आपका इसके लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन में सिर्फ आप यही लिख सकते हैं, x2 6 x4 7, हाँ x1 जीरो और x3 जीरो लिखना चाहिए। ये इधर नहीं नजर आ रहा, आप इसको इधर वैल्यू प्लेस कर दे, तो सिर्फ
ये जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उसमें डिसीजन वेरिएबल्स को सोल्यूशन का पार्ट समझना है, वो आप इधर प्लेस कर दें। और जहां तक z है तो z को आपने इधर से रीड करना है, ये है -80। तो आपका ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है और ये ऑप्टिमल वैल्यू। एक क्वेश्चन हो सकता है, आप सोच रहे होंगे कि ये z नेगेटिव क्या, ये असल में एक्चुअली किस किस्म का प्रॉब्लम है जिसमें प्रॉफिट या तो आप कह लें कि पॉजिटिव होती है और इसी तरह लॉस भी। लेकिन सॉरी, कॉस्ट भी, अगर कोई चीज खरीदनी है तो वो भी आपका नॉन जीरो और प्लस के साथ आंसर होना चाहिए। और अगर आप मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है प्रॉफिट वाला, फिर भी आपका नॉन जीरो और प्लस के साथ प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट या कॉस्ट दोनों सूरतों में नेगेटिव जी वैल्यू आने के चांसेस नहीं है। तो अगर आपका प्रॉब्लम प्रॉफिट से रिलेटेड है तो आपकी जी पॉजिटिव होगी, अगर कॉस्ट से रिलेटेड है फिर भी जी पॉजिटिव होगी। प्रॉफिट के केस में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होना चाहिए, कॉस्ट के केस में मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होना चाहिए। और ये जो केस इधर आया है नेगेटिव वैल्यू के साथ, आप इस तरह से कह सकते हैं कि कहीं लॉस को ऑप्टिमाइज किया गया है। आपका एक प्रॉब्लम है जिसमें लॉस हो रहा है और उसको लीनियर प्रोग्रामिंग के जरिए मॉडल किया गया है कि उस लॉस को मिनिमम किया जा सके, मिनिमाइज। तो आप देख सकते हैं शुरू में आपने जी जीरो ली, मीन आपका जीरो लॉस से शुरू किया, फिर जी -32 लॉस यहां तक। लेकिन ये भी सोल्यूशन हो सकता था, लेकिन इससे भी मिनिमम लॉस वाला सोल्यूशन मिल सकता है। तो आप इसने पॉजिटिव कोएफिशिएंट ने बताया कि और भी बेस्ट रिजल्ट है मिनिमम लॉस का, इसलिए हमने उसको आगे सॉल्व किया। जब सारे कोएफिशिएंट्स नेगेटिव हो गए, इट मींस फर्दर इसको और इंप्रूव नहीं किया जा सकता। जब ये नेगेटिव हो गए तो वो लॉस आपका नजर आया -80। इट मींस आप इतना लॉस अपना मिनिमाइज कर सकते हो, इससे और ज्यादा मिनिमम नहीं हो सकता। तो ये था आपका प्रॉब्लम मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के केस में, और हमने सिंप्लेक्स मेथड के जरिए सॉल्व करके देखा। तो स्टूडेंट्स, आप मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन और मिनिमम मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोनों को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम सिंप्लेक्स मेथड को स्टेप वाइज बता सकें कि ये सिंप्लेक्स मेथड हो क्या, इसके स्टेप्स क्या हैं। तो सिंप्लेक्स मेथड का फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने स्टार्टिंग बेस से एक फिजिबल सॉल्यूशन डिटरमिन करना है। नेक्स्ट ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, उसमें हम क्या करते हैं, अगर आपका ऑप्टिमैलिटी अचीव हो जाए तो आप स्टॉप कर देते हो, अदरवाइज आप एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करते हो। सेकंड, और एंटरिंग वेरिएबल के लिए मैक्सिमाइजेशन में आपका एंटरिंग वेरिएबल होता है मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट जीरो के अंदर। और ऑप्टिमैलिटी अचीव होती है जब जीरो में सारे कोएफिशिएंट्स नॉन नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। और मैक्स, अगर आपका प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है तो एंटरिंग के रूल डिफरेंट हो जाएंगे। एंटरिंग वेरिएबल वो होगा, वो नॉन बेसिक वेरिएबल के कोएफिशिएंट जीरो में होंगे जिनका कोएफिशिएंट मोस्ट पॉजिटिव होगा, वो एंटरिंग वेरिएबल होगा। और ऑप्टिमैलिटी कब अचीव होगी, जब जीरो के अंदर सारे के सारे कोएफिशिएंट्स नॉन पॉजिटिव हो जाए, मीन नेगेटिव हो जाए। तो आपका मिनिमाइजेशन में एंटरिंग वेरिएबल मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू, जीरो के अंदर मोस्ट पॉजिटिव कोएफिशिएंट। और ऑप्टिमैलिटी अचीव होगी जब सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। और मैक्सिमाइजेशन में एंटरिंग वेरिएबल मोस्ट नेगेटिव, और ऑप्टिमैलिटी होगी जब सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो थर्ड स्टेप में हमने लिविंग वेरिएबल डिसाइड करना है। और लिविंग वेरिएबल में एक ही चीज है कि आपका लिविंग वेरिएबल वो होगा जिसकी रेशो मिनिमम होगी। ये आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन, दोनों के लिए सेम रूल है, आपने मिनिमम रेशियो को ही लिविंग वेरिएबल के तौर पे सिलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट, आखिरी स्टेप में आपने कंप्यूटेशंस करनी है, और कंप्यूटेशंस में आप रो ऑपरेशंस के जरिए सारा प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे, और ये स्टेप फिर रिपीट करते रहोगे। जब इटरेशंस कंप्यूट हो जाएगी, फिर उसको ऑप्टिमैलिटी कंडीशन टेस्ट लगाना है कि ऑप्टिमैलिटी अचीव होगी है या नहीं। अगर नहीं हुई तो एंटरिंग वेरिएबल, फिर लिविंग वेरिएबल, और फिर कंप्यूट, फिर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। और जब ऑप्टिमैलिटी अचीव हो जाए तो आपने स्टॉप कर देना है। राइट। तो आज तक के लिए इतना ही।